हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम क्लास 9 की एनसीईआरटी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की उससे तैयार कर रहे हैं। तो जो साइंस जहां भी कहीं भी पूछी जाती है उसमें हमको सब जगह देखने को मिलेगी कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इन क्वेश्चनों को जो है किस तरीके से डील करना है सीधे एनसीईआरटी से हम जो है कवर कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन आपको वहां हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने लेसन एक कवर कर दिया है, तो आप जाके लेसन एक देख सकते हैं। और अब ये लेसन 2 की बारी है। इसी तरीके से लेसन 3 और लेसन 4 एक थोड़ी इस वाली वीडियो में ज़्यादा गैप हो गया है, तो अब हम ध्यान रखेंगे कि आपको समय टू समय हर एक दो दिन में आपको एक चैप्टर मिल जाए, जिससे कि 15-20 दिनों में ही हमारे ये क्लास 9 की एनसीईआरटी चैप्टर जो है कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सभी आपके एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए जहाँ भी साइंस पूछी जाती है सबके लिए बहुत जरूरी है। तो आप देखेंगे कि डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ये आप चाहे एमपीपीएससी दें और चाहे यूपीएससी दें, क्लास 9 और 10th की एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये वन डे एग्जाम कोई भी होगा, रेलवे, एसएससी, तो ये सभी में काम आएगी। आप देखेंगे कि हम इसमें सारी तरह के क्वेश्चन कवर कर लेंगे। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हम देखेंगे सभी तरह के क्वेश्चन हम इसमें देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है इस पार्ट के में पढ़ना। तो इसे हमें इस लेसन से ही समझ में आ रहा है कि शुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर, मतलब प्योर मैटर क्या है। तो हम पढ़ेंगे प्योर मैटर क्या है कि जैसे कि कोई एक तरीके, मतलब एक तरीके का कण हो, एक तरीके के कण से बनने वाला जो भी मैटर होगा वो प्योर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्योर कहलाएगा। जैसे अब हम जैसे कहते हैं कि हमें देखने को मिलता है कि सामानों में लिखा रहता है शुद्ध घी, शुद्ध घी से लिखा रहता है, तो शुद्ध घी, तो वो शुद्ध घी तो वो नहीं, मतलब उस हिसाब से लग सकता है उन्हें शुद्ध घी हो, लेकिन जो केवल एक मैटर से बना हो, केवल एक ही, मतलब शुद्ध कब कहलाएगा? जब एक प्रकार के, एक प्रकार के कणों से मिलकर बने, एक प्रकार के कणों से मिलकर बनेगा, कणों से मिलकर बनने वाला जो पदार्थ होगा, बनने वाला जो पदार्थ होगा वो क्या कहलाएगा? हमने शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। तो इस चीज को याद रखना हमको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये शुद्ध पदार्थ के बारे में जैसे कि यहाँ पहले इनको मिलेगा कि वो कह रहे हैं जैसे कि आपने जो है खाने वाले पदार्थों के डिब्बों में शुद्ध पदार्थ आप पर ध्यान दिया है, जहाँ साधारण व्यक्ति शुद्ध का अर्थ क्या होता है कि कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिक अगर उसको कह रहा है कि ये सभी वस्तुएं, वैज्ञानिक के लिए सभी मिश्रण है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मिला, मतलब पानी से मिलकर बना हुआ है ना, जैसे शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि सभी मिश्रण है। वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है, उसका मतलब क्या है कि वह उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रवृत्ति के। तो शुद्ध पदार्थ क्या है, यहाँ से अगर परिभाषा देखेंगे तो शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम शुद्ध पदार्थ की जो डेफिनेशन निकालेंगे तो वो केवल एक ही पदार्थ के कणों से, एक ही पदार्थ के कणों से मिलकर बने, तो हम उसे क्या कह देंगे? हम उसे कह देंगे कि क्या है वो? शुद्ध पदार्थ। ठीक है, और सब चीजें मिश्रण है। जैसे कि हम कोई भी चीज देखें, जैसे समुद्र का जल, कोई भी जल हो गया वो मिश्रण है। ठीक है, वो H2, जैसे जल देखते हैं हम तो H2O, उसमें दो तत्व हैं, उनका कंपाउंड है यौगिक एक प्रकार का, तो उससे मिलकर बना है, मिश्रण कहलाएगा। कोई भी खनिज पदार्थ हो गया, मिट्टी हो गई, सभी कैसे हैं? मिश्रण के लिए उदाहरण है। ठीक है, तो हमें क्या है यहाँ पे शुद्ध पदार्थ के बारे में देखना है। अच्छा, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये शुद्ध पदार्थ, ये रासायनिक वर्गीकरण ध्यान रखना। जैसे पिछले जो लेसन 1 था, तो लेसन 1 में जो है पदार्थ का भौतिक जो वर्गीकरण वो पढ़ चुके, जैसे द्रव, ठीक है, ठोस, गैस, और हमने उसके बारे में गलनांक, क्वथनांक सबके बारे में पढ़ा हुआ है। तो ये कहलाता है भौतिक वर्गीकरण। ठीक है, भौतिक वर्गीकरण। अब हम इसका करेंगे रासायनिक वर्गीकरण। तो रासायनिक वर्गीकरण क्या होता है कि रसायन के आधार पर, रासायनिक तौर पर बांटना, रासायनिक संगठन के आधार पर बांटना। तो रासायनिक वर्गीकरण क्या कहलाता है? रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण में होता है तो जो शुद्ध पदार्थ है वो दो प्रकार से होता है, मतलब पदार्थ है वो दो प्रकार का होता है। एक तो शुद्ध होता है, एक मिश्रण होता है। ठीक है, शुद्ध होता है और क्या होता है? मिश्रण होता है।
शुद्ध होता है, शुद्ध होता है और मिश्रण होता है। ठीक है, मिश्रण होता है। शुद्ध पदार्थ में भी इसके कंपोनेंट होते हैं। शुद्ध पदार्थ दो चीजों से मिलकर, मतलब दो तरह के हो सकता, एक तो तत्व हो सकता और एक यौगिक हो सकता। ठीक है, जैसे यौगिक NaCl, हमने NaCl ले लिया, नमक। जो NaCl है वो यौगिक है, इससे इसको और अधिक भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, तत्व जैसे कोई भी हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये तत्व है जो शुद्ध है, जो केवल अपने आप से बने हुए हैं, किसी और का संगठन नहीं है इसमें। ठीक है, NaCl किसी और का नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, यौगिक। फिर आएगा मिश्रण। तो मिश्रण के भी हम यहाँ पे इसमें टाइप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मिश्रण की भी टाइप पढ़ेंगे अपन, कि भी ये समांगी मिश्रण है कि विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, समांगी मिश्रण में क्या होता है कि जो भी मिश्रण है, चूंकि मिले हुए हैं दो चीजें, कम से कम दो तत्व तो मिले ही होंगे इसमें, या दो यौगिक मिले होंगे कम से कम चीजें, तो वो समान मात्रा में मिली हो। कैसे मिली हो, समान मात्रा में मिली हो, समान मात्रा में मिली हो, तो वो कहलाता है समांगी मिश्रण। जैसे कि वायु, तो वायु में दो चीजें हैं। ठीक है, देखें तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, O2 और N2 है ना, तो ये लगभग 29%, ये लगभग 71% है ना। ठीक है, ये 71%। ठीक है, तो इतनी सी धन है इसमें मिला हुआ है, तो ये वायु है। अच्छा, तब एक होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण जैसे कि हम क्या मिला दें, जैसे कि जल में हम क्या मिला दें, तेल, ऑयल, वाटर में ऑयल मिला दें, या सलाद, बहुत अच्छा उदाहरण है। सलाद में क्या होता है कि सभी चीजें क्वांटिटी बराबर नहीं ली जाती, फिर वो है ना, तो अलग अलग चीजें जब उनको निकालना, और एक विशेषता होती है समांगी विषमांगी मिश्रण में, कि जब हम समांगी मिश्रण में, चलो आगे देखते हैं इसमें दूसरी वाले, तो जैसे हम पढ़ेंगे तो बताया उन्होंने मिश्रण क्या कहलाता है। मिश्रण क्या है कि देखते हैं, उसको हम दोबारा भी रिपीट कर देते हैं। तो मिश्रण जिसे पदार्थ कहा जाता है वो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। तो यही अभी हमने तुम्हें बताया था यहाँ पे कि जो पदार्थ है, मिश्रण है, वो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनेगा। ठीक है, तो मिश्रण में दो प्रकार का होगा मिश्रण। यहाँ मिश्रण जो है अपने पास, मिश्रण जो है मिक्सचर आर टू टाइप्स, वन टाइप इधर हुआ, एक टाइप इधर चलेगा। एक पढ़ेंगे अपन समांगी मिश्रण, ठीक है, और एक पढ़ेंगे अपन विषमांगी मिश्रण। ठीक है, विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या होता है कि जो भी तत्व मिलाते या यौगिक मिलाते वो समान मात्रा में मिलाते, उनका रासायनिक संगठन समान होता, समान मात्रा में होता। और ये जो विषमांगी मिश्रण होता है ये विषम मात्रा में होता। ठीक है, विषम मात्रा में होता, तो ये विषमांगी मिश्रण कहलाता। कुछ एग्जाम्पल भी है अपने पास। ठीक है, जैसे वायु हमने भी बताया, वायु में जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर बने हुए। 1 सेकेंड, इसको और तरीके से लेते हैं अपन, इरेज कर लेते हैं 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये अपन इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक, तो ये विषम मात्रा में है और ये समान मात्रा में। चलिए हम इसको देखो आगे, इसमें हमने और लिया हुआ है, तो ये उसी के बारे में कुछ दिया हुआ कि भैया किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं कि घुले हुए सोडियम क्लोराइड NaCl को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा ही जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक पदार्थ है, वही हमने यहाँ कहा था, NaCl स्वयं एक पदार्थ है, इसको अन्य संगठनों में नहीं तोड़ा जा सकता, इसकी भौतिक विधि द्वारा रासायनिक अभिभव में पृथक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार चीनी भी एक पदार्थ है, शुगर भी है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि यह भी एक प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। पेय पदार्थ में मिट्टी में एक समानकरण है, जैसे कोई पेय पदार्थ तो वाटर हो गया, तो वाटर में क्या प्लस कर दिया अपन ने, मिट्टी। ठीक है, मिट्टी अपन मिला दी, तो इनका संगठन समान नहीं है, पर इनको अलग भी किया जा सकता। तो ये समांगी विषमांगी में ध्यान रखना होता है। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के विलक्षण समान होंगे। इस प्रकार हमसे कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ होते हैं, और मिश्रण की परिभाषा ये कहती है कि जिसमें एक या एक से अधिक तत्व या यौगिकों का मिक्सचर हो, तो वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है, क्या कहलाता है कि मिश्रण कहलाता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। हमने बताया आपको मिश्रण के प्रकार, तो समांगी और ये, तो ये समांगी का दिख रहा है, ये विषमांगी दिख रहा है,
होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है, हेट्रोजीनियस। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, जैसे उन्होंने लिया वाटर प्लस शुगर को मिलाया तो ये पूरी तरीके से घुल जाएगा, ठीक है। इसको जब मिलाएंगे तो ये पूरी तरीके से नहीं मिलेगा, चाहे ऑयल ऊपर रह जाएगा, वाटर नीचे, या वाटर में जब सैंड मिलाएंगे सैंड नीचे आ जाएगी और वाटर रहेगी। इनमें क्या होती है कि होमोजेनियस और उनमें हम बता चुके कि इनमें समान मात्रा में होता है तो ये पूरी तरीके से मिक्सचर हो जाते हैं, ये मिक्सचर नहीं हो सकते। दूसरी बात, इनमें क्या कर सकते हैं हम, इनको आसानी से पृथक नहीं किया सकता, ये नहीं कि अब आसानी से आप पृथक कर लोगे, नहीं, ये नहीं कर पाएंगे, ये कर सकते हैं, ठीक है। इनको पृथक न करना आसान नहीं होता और संभव नहीं होता। दोबारा हम इसको संग नहीं निकाल सकते, जैसे नमक बोलेगा तुम नहीं निकाल सकते इससे, लेकिन हम इसको पृथक कर सकते हैं। तो हमने आपको होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस को ध्यान रखना है इसको आपको, ठीक है। मिश्रण के प्रकार है। अब मिश्रण के कुछ निकालने की विधियां भी हैं, जैसे कि अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए आपको वापस ले लेंगे बाद में, क्योंकि मिश्रण पढ़ रहे हैं तो मिश्रण ही खत्म कर लेते हैं यहाँ से पहले, ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण भी कर सकते हैं, जैसे वो कहते हैं हम पढ़ चुके हैं कि प्राय प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे हाथ से चुनकर। एक होता है चुनना, मतलब छान, मतलब हाथ से चुनना, पृथक कृत करना, ठीक है। हैंड पिकिंग बोलते हैं इसको अपन, हाथ से चुनना, हैंड पिकिंग, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड हो गया, हैंड पिकिंग, हाथ से चुन लो। छन्नी से छान कर भी कहते हैं, ठीक है, सीविंग भी बोलते हैं। प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग किया जाता, तो इनको ध्यान रखना है। जैसे पहला, दूध से क्रीम कैसे निकालेंगे, तो दूध से क्रीम निकालने के लिए अपकेंद्रण विधि लगती है हमको। अपकेंद्रण आपने देखा होगा, जिसके घर में है तो जैसे घर में मम्मी लोग क्या करते हैं, वो मथनी आती है तो उससे जो मलाई घी बनाने के लिए जो इकट्ठी की जाती है मलाई, उसको मथनी द्वारा मथकर और वो जो मक्खन रहता है ऊपर आ जाता है और बाकी चीजें नीचे रह जाती हैं, तो इस तरीके से उसको निकाला जाता है। तो ये अपकेंद्रण विधि होती है। देखो क्या लिखा हुआ है, कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छन्नक पत्र से बाहर निकल जाते हैं। इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण द्वारा पृथक किया जा सकता है। देखो एक विधि अपन को ध्यान रखना, हैंड पिकिंग हो गई, ठीक है, हैंड पिकिंग, हाथ से सीधे सीधे चुन लो। दूसरी हो गई है भैया छानन, छानना, ठीक है। तीसरी विधि हो जाएगी अपकेंद्रण, ठीक है। तीसरी विधि कौन सी हो जाएगी, अपकेंद्रण। इससे क्या कर सकते हैं कि दूध से क्रीमी चीजें निकाल सकते हैं। अन्य भी इसके उदाहरण है, जैसे कि वो कहते हैं पृथक किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब हम तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर रह जाते हैं। कुछ अनुप्रयोग देगा, जैसे जांच प्रयोगशाला में रक्त की जांच की जाती है, इसी तरीके से मूत्र की जांच में भी इसी तरीके से, मतलब जो भी जांच की जाती है उनमें इस तरीके से काम होता है। डेयरी घर में क्रीम और मक्खन निकालने के लिए पढ़ ही चुके अपन। कपड़े धोने के लिए जो अपन वॉशिंग मशीन भी यूज करते हैं ना, तो वॉशिंग मशीन में भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वॉशिंग मशीन भी इसी प्रकार से काम करती है, क्योंकि क्या होता है कपड़ों में पानी रहता है और वॉशिंग मशीन में करते हैं ऐसे गोल गोल को घूमते रहते हैं, ठीक है। तो वो गोल गोल घूम रहते हैं तो जो उनमें जो पानी का कण रहता है, ठीक है, वो अपनी गति से घूमते रहते हैं, तो अपनी गति से टकराते हैं तो वो क्या करते हैं, दीवार से टकरा जाते हैं। और दीवार से टकरा जाते हैं तो फिर वो अपनी त्रिज्या का जो मार्ग होता है वो छोड़ देते हैं और टकरा के पानी से उसी में गिर जाते हैं। तो वो अपनी जगह छोड़ के गोल गोल घूमने लगते हैं जो पानी के कण होते हैं, तो वो दीवार से टकरा जाएंगे। दीवार से टकराने के बाद क्या होता है, वो पानी जो है उस वॉशिंग मशीन की जो दीवार होती है उसमें टकरा के नीचे निकल जाता है और इस प्रकार कपड़े क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो ये अपकेंद्रण विधि, चारों ओर घुमाना, तो जो कण होते हैं वो हल्के और वजनी रहते, तो वो इस तरीके से भीगे हुए कपड़े क्या होते हैं, जल में निचुड़ जाते हैं, जल से निचुड़ जाते हैं। आगे जैसे नमक से अमोनियम क्लोराइड निकालना। नमक तथा अमोनियम क्लोराइड का पृथक्करण कैसे करेंगे, तो देखो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl कहलाता है, ठीक है, कपूर भी कहते हैं, नौसादर भी कहते हैं, ठीक है, नौसादर करके आता है इसका नाम, ठीक है।
वह गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाता है। इस प्रकार उन मिश्रणों जिनमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव हों, ऊर्ध्वपातित न योग्य होने वाली अशुद्धियों से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि, एक विधि और यहाँ पता चल गई हमें, ऊर्ध्वपातन विधि। इसमें क्या होता है, एक पदार्थ ऐसा होगा जो ऊर्ध्वपातित हो जाएगा, मतलब सीधे ठोस से क्या बदल जाएगा, ठोस से बदल जाएगा गैस में, ऊर्ध्वपातित हो जाएगा। और दूसरा ऐसा होगा जो ऊर्ध्वपातित नहीं होगा, ठीक है, ऊर्ध्वपातित नहीं होगा जैसे नमक, तो उसको उससे अलग करने के लिए एक ऊर्ध्वपातित होगा, एक ऊर्ध्वपातित नहीं होगा। तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा उसको क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड, कपूर, अमोनियम क्लोराइड नौसादर कहते हैं अपन इसको, अमोनियम क्लोराइड को, कपूर, नेपथलीन, एंथ्रासीन आदि ऊर्ध्वपातित होने योग्य ठोस पदार्थों में से कुछ के उदाहरण। तो अमोनियम क्लोराइड नौसादर बोलते हैं, इसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, सीधा नाम पूछा था, इनमें से NH4Cl कौन सा है। कपूर, ठीक है, कपूर भी याद रखना जो कि ऊर्ध्वपातित हो सकता है। नेपथलीन भी हो जाता, नेपथलीन, एंथ्रासीन, ठीक है, एंथ्रासीन। तो ये सारे कैसे हैं, ऊर्ध्वपातन योग्य पदार्थ हैं, इनको ध्यान रखना, ठीक है। और काली स्याही का वो कहते हैं एक ही रंग है क्या, तो एक विधि और होती है क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटो, GRAPHY। यहाँ क्या होता है कि रंगों की गति के आधार पर, रंगों की गति के आधार पर पता लगाते कि मतलब रंग पृथक्करण करते। तो क्या कहते हैं, जैसे जो हमने स्याही प्रयोग की उसमें जल विलायक के रूप में है और डाई विलेय के रूप में है। तो जैसे डाई मिलाते अपन, काली स्याही या काली डाई, तो जल बहुत सारा है उसमें विलायक डाई मिलाई, जैसे ही छानक, जल छानक पथ पर ऊपर की ओर अग्रसर होता है, यह डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है, ठीक है। छानक पथ पर ऊपर की दिशा की ओर होता है, अग्रसर होता है, तो ये डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है। प्राय डाई के 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। तो वो पूछ सकता है कि डाई क्या एक ही रंग है, तो नहीं, डाई में 2 या 2 से अधिक रंग होते हैं। रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है, तेजी से ऊपर उठता है और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। मिश्रण से घटकों को पृथक करने की यह विधि, तो रंग का तेजी करना, तेजी से ऊपर उठता है तो गति होगी रंगों में, तो ये रंगों की गति के कारण होता है। और इस विधि को कहते हैं अपन क्या, क्रोमेटोग्राफी। कौन सी विधि कहते हैं इसको, क्रोमेटोग्राफी। ग्रीस में क्रोमा का अर्थ होता है रंग। इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक करने के लिए प्रयोग किया गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, क्रोमेटोग्राफी पड़ गया, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। अच्छा, कुछ और विधि कह रहे हैं, यह एक ऐसी विधि जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। तकनीकी विकास के साथ क्रोमेटोग्राफी में नई तकनीकों का विकास हुआ जो कि आगे मिलेगी। जैसे क्रोमेटोग्राफी का और क्या उदाहरण है, डाई में रंगों को पृथक करना तो हो गया, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को अलग करने के लिए या रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने, जैसे ड्रग्स को पृथक करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दो घुलनशील द्रव है, जैसे दो घुलनशील द्रव, तब कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, तब करेंगे प्रभाजी आसवन विधि, आसवन विधि बोलते हैं इसको। इसका प्रयोग कैसे करते हैं, वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं, जो विघटित नहीं होते फिर भी उबलते हैं, जिनके घटकों के क्वथनांक का मध्य अंतराल अधिक होता है। 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है कि मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण, पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण। इसका उपकरण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है, केवल आसवन फ्लास्क और संगणक के बीच में एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। साधारण प्रभाजी आसवन एक नली होती है जो कि शीशे की गुटके से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं, ठीक है। वायु से गैस को कैसे प्राप्त करना, इसके लिए क्या करते हैं, वायु एक समांगी मिश्रण है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए, पूछ सकते हैं वायु कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण। इन घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक कर सकते हैं। जैसे वायु है, दाब बढ़ाएंगे, तापमान कम, प्रेशर बढ़ाया, टेम्परेचर कम किया, वायु को संपीड़ित करके ठंडा कर देना, तो क्या बदल जाएगा, द्रव में आ जाएगा।
तो अपन ने पिछले भी जब हम पहला अध्याय पढ़ते उसमें बताया था कि दाब बढ़ाओ, टेम्परेचर कम करो, तो जो गैस होती है वो द्रव में बदल जाती है। और जो एलपीजी सिलेंडर भर जाते हैं ना, एलपीजी हो गया या सीएनजी हो गया, तो जो लिक्विड होती है ना, बाद में लिक्विड गैस होती है ना, तो वो कंप्रेस करके भर जाती है, उनका दाब बढ़ा देती है और तापमान कम कर देती है, जिससे वो लिक्विड में बदल जाती है, फिर उनको ले जाना भी आसान हो जाता। अब प्रवाही ओजोन कॉलम में वायु को धीरे धीरे भरेंगे विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण। वो कह रहे क्वथनांक कितना ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ऑर्गन का 186 और नाइट्रोजन का माइनस का 197। वायु में प्रतिशत लगभग 21% और लगभग 78%, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। कितने परसेंट वायु मतलब ऑक्सीजन पाए थे, 21 आता अधिकतम, तो ये 28% आता, बाकी 1% अन्य गैस से बचती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक विधि हमें यहाँ पे मिली, एक विधि हमें वो प्रवाही आसवन विधि हमें यहाँ पे मिली, किसी अशुद्ध नमूने से 100 कॉपर सल्फेट को प्राप्त करना। यहाँ एक विधि और बची थी अपने पास, बाष्पीकरण। कौन सी? बाष्पीकरण। बाष्पीकरण वो कह रहे बाष्पीकरण एक विधि बचेगी और एक मिलेगी अपन को क्रिस्टलीकरण। ठीक है, ये सारी विधियां मिश्रण को पृथक करने की। जैसे क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है, जैसे नमक होता। उदाहरण के लिए समुद्री जल से जो नमक हम प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि साधारणतः बाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों उत्तम होती है, जैसे कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियां रह सकती हैं। बाष्पीकरण होने पर यह अशुद्धियां ठोस को दूषित कर सकती हैं। ठीक है, चलिए कुछ उपयोगी दिए गए अनुप्रयोग की समुद्री जल को नमक प्राप्त करने के लिए और अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने के लिए भी हम क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। तो कह रहे इस प्रकार की मिश्रण की प्रकृति के अनुसार ऊपर दी गई विधियों में से किसी एक का प्रयोग कर हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने काफी सारी विधियां हो गई, जैसे कि एक तो छान मतलब एक हैंड पिकिंग हो गई, मतलब चुनना। ठीक है, ये मिश्रण को प्राप्त करने की विधियां हैं। दूसरी हो गई चुनने के बाद अपन ने पढ़ी थी छानना। ठीक है, छानने के बाद अपन ने पढ़ी थी अपकेंद्रण। ठीक है, अपकेंद्रण के बाद एक और है बाष्पीकरण भी है। ठीक है, बाष्पीकरण के बाद एक और विधि है, जैसे कि अपन ने पढ़ी हुई है बाष्पीकरण के बाद कौन सी पढ़ी हुई है, अपकेंद्रण और बाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण भी है। ठीक है, क्रिस्टलीकरण भी है। फिर एक तो अपने पास है क्रोमेटोग्राफी भी है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी भी है। तो ये काफी सारी विधियां हैं। ये सारी विधियां क्या है, किसकी है, मिश्रण को प्राप्त करनी है, मिश्रण से मतलब मिश्रण को पृथक करने, दो मिश्रण है उनको पृथक करने के लिए विधियां हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखना है हमें। ये रंग के आधार पे, ये क्रिस्टल के आधार पे, ये बाष्पीकृत होने के है, ये अपकेंद्रण के, छानना है, चुनना है, तो अन्य विधियां हैं। ये बाष्पीकरण मिश्रण से हमें अन्य जो उसमें तत्व होते हैं उनको प्राप्त करने की विधि है। तो कह रहे हैं तकनीकों के विस्तार के साथ और विधियों का भी आविष्कार हुआ। शहरों में जल पीने योग्य जल की आपूर्ति की जाती है। जल घर में दर्शा मतलब जल घर अपने आप मतलब अपने घर से प्राप्त होने वाले पेय पदार्थों के विभिन्न चरणों से गुजार कर उसको प्राप्त करते हैं। ठीक है, मतलब जल का किया जाता। ठीक है, और भी जैसे कि अच्छा, अब इसके साथ हम ये हमने जल की विधियां मतलब मिश्रण को प्राप्त करने की विधियां पढ़ ली। अब हम देख लेते हैं साथ साथ इसमें कि और कौन सी चीजें हैं। ठीक है, जैसे हम क्रोमेटोग्राफी बताई दी हमने आपको, और ऊर्ध्वपातन रह गई थी, तो ऊर्ध्वपातन या उसी को बाष्पीकरण समझ लो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ये पढ़ना है कि निलंबन क्या है, विलयन क्या है, इन सब के बारे में। ठीक है, तो चलिए विलयन को देखते हैं अब क्या है। तो ये विलयन, तो यहाँ से पढ़ना है विलयन क्या है। तो वो कहते हैं विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। तो यहाँ से विलयन क्या है, हमें क्या मिलता है, लिखते चलते हैं जो जो कुछ मिलेगा। तो एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, क्या है, समांगी मिश्रण।
फिर सेकंड पॉइंट वो कह रहा है अब मतलब बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण है। विलयन को हम ऐसे तरल के विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिली हो, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन भी होते हैं, मिश्र धातु। तो यहाँ से एक उदाहरण मिल गया ठोस विलयन का। ठोस विलयन का एक उदाहरण है मिश्र धातु, ठीक है, मिश्र धातु। गैसीय विलयन का उदाहरण है वायु। गैसीय विलयन का उदाहरण क्या है? और फिर अब आपके पास द्रव के तो बहुत सारे होंगे ही होंगे, तो ये गैसीय विलयन का उदाहरण है वायु। वो कह रहे हैं कि एक विलयन के कणों में समांगिता होती है। जब समांगी मिश्रण है तो विलयन एक है तो समांगिता होगी। उदाहरण के लिए नींबू का जल सदैव समान रहता है, स्वाद सदैव समान रहता है। इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से क्या होते हैं? वितरित होते हैं। अच्छा, मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु हमने बता दिया कि समांगी मिश्रण है जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अब पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता क्योंकि ये अपने घटकों में गुणों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि जो पीतल बनता है वो जिंक और कॉपर से मिलकर बनता है, जिंक और कॉपर से मिलकर बनता है, तो मिश्रण है लेकिन समांगी मिश्रण है। इसी विलयन के दो भाग होते हैं, एक तो होता विलयन, वो कहते हैं विलयन के दो भाग होते हैं, एक होता विलय, विलय पदार्थ, एक होता है विलायक पदार्थ। ध्यान रखना, विलय पदार्थ कम मात्रा में होता, विलायक पदार्थ ज्यादा मात्रा में होता। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते जल और एक ले लेते हैं शक्कर, ठीक है, जल और शक्कर, जल ज्यादा मात्रा में, शक्कर कम मात्रा में है, तो ये कहलाता है विलय पदार्थ। दूसरा कि जो जैसे जल में घुल रहा है, जो चीज घुलती है, जो मतलब तत्व यह होगा कि जो वस्तु या जो मतलब जो घटक दूसरे में घुलेगा वो कहलाएगा विलय, और जिसमें घुलता है वो कहलाता है विलायक। ठीक है, इसमें याद रखना, वो विलय कम होता है और विलायक ज्यादा होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि दो घटकों को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। मतलब जो विलयन में मिलाएगा उसे विलायक कहेंगे, और जो खुद मिलता है उसे क्या कहते हैं? विलय। इसको याद रखेंगे, विलय विलायक में। कुछ उदाहरण है विलयन के भैया। चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल का उदाहरण है, तरल में ठोस का उदाहरण है। तरल में ठोस चीनी मिल रही तो तरल में ठोस का उदाहरण हो गया। चीनी विलय है बिल्कुल, और जल विलायक है। आयोडीन और एल्कोहल का विलयन भाई सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टिंचर आयोडीन कहलाता। पूछते हैं कि निम्न में से टिंचर आयोडीन किसका मिक्सचर है? टिंचर आयोडीन, तो आयोडीन और एल्कोहल का। टिंचर आयोडीन, आयोडीन भी है इसमें, आयोडीन से तो आपको पता चल ही जाएगा, और साथ साथ एल्कोहल, इसको याद रखें। वसायुक्त पेय पदार्थ जल, कोक इत्यादि विलयन में गैस के रूप में होते हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय होती है, जल विलायक। वायु जो है गैस में गैस का विलयन है, तो गैस में गैस मिला दो, वायु उसका विलयन है। ऑक्सीजन 21% और 28% नाइट्रोजन होती है, और एक प्रकार का सामान्य मिश्रण। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ये हमने बताई दी आपको। अब विलयन के गुण, कुछ गुण है। जैसे विलयन समांगी होता है, विलयन के कण जो है 1 नैनोमीटर के होते हैं। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻�9। इतने छोटे होते कि आंख से देख नहीं सकते, आंख से नहीं देख सकते, तो आकार विलयन के कण, प्रकाश मतलब छोटे आकार के कण क्या होता, तो प्रकाश का किरण गुजर रही थी उसको फैलाते नहीं, क्योंकि कण ही नहीं दिखेंगे। ये क्या करते हैं? प्रकाश कण को फैलाते नहीं है। जब फैलाते नहीं है तो प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि द्वारा इन कणों को पृथक नहीं किया सकता। समांगी मिश्रण में यही विशेषता होती है कि ये पृथक्करण, क्योंकि विलयन समांगी मिश्रण है, तो ये क्या करते हैं कि इनको पृथक नहीं कर सकते। अब से शक्कर में जल और शक्कर को मिला दिया, घोल बना दिया, तो उस घोल में से शक्कर को दोबारा निकाला नहीं जा सकता, पृथक नहीं किया सकता। और ना जैसे शक्कर के और जल के विलयन को, बटर और शुगर उसके विलयन को घोल के रख दो, तो ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बाद शक्कर नीचे बैठ जाएगी, नहीं बैठेगी। क्यों नहीं बैठेगी? कि वो इस तरीके से घुल जाते हैं, इसलिए तो वो विलय पदार्थ है। उसमें दूसरा कारण ये होता कि हाइड्रोजन मतलब जो जल के अणु होते उनमें काफी गैप होता, शक्कर उनमें क्या हो जाती, अणु रहते वो समा जाते। तो उसी तरीके से स्थान छोड़ देने पर ये विलय के नीचे कण नहीं बैठते, अतः विलयन कैसा है? स्थायी। तो याद रखना एक पॉइंट यहाँ से भी, विलयन स्थायी, इसको भी बड़े ध्यान से याद रखना।
सांद्रता क्या कहलाती है? तो सांद्रता क्या कहलाती है? देखो सांद्रता क्या कहलाती है? सांद्रता ये कहलाती है कि जैसे कि देखो हमें सांद्रता ध्यान रखनी, जिससे हम यहाँ पे एक पॉइंट और देखेंगे। देखो सांद्रता क्या कहलाती है, यहाँ देखते हैं। तो वो कहते हैं कि क्या कहते हैं कि विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा मतलब जो ज्यादा मात्रा है वो विलायक हो गया। मैं घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को अथवा विलेय पदार्थ की मात्रा जो विलयन की किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो, मतलब विलायक की मात्रा में घुला हुआ पदार्थ, जैसे नमक NaCl जल में घुला हुआ है, ठीक है, तो ये विलायक है। तो विलायक में घुला हुआ विलेय पदार्थ की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। कितना मात्रा घुला हुआ है वो सांद्रता कहलाएगी, ठीक है। ये क्या है कि विलयन को मापन की, विलयन में अणु के मापन की तरीका है, ठीक है, मापन की संख्या है, विलयन के सांद्रता मापने की एक तरीका है, मतलब निकालने का तरीका है। तो विलयन की सांद्रता कैसे निकालेंगे? विलेय पदार्थ की मात्रा, ये बना हुआ फॉर्मूला कि विलेय पदार्थ की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, या विलेय पदार्थ की मात्रा बटे विलायक की मात्रा। तो टोटल विलायक लेते हैं अपन, ध्यान, टोटल विलयन लेते मिलाने के बाद। अच्छा, तो इसको ध्यान रखना, ये सांद्रता कहलाती है। अच्छा, इसमें और जो चीजें हैं वो कहते हैं किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है, इतना की क्षमता होती है। कोई विलेय पदार्थ की एक क्षमता ऐसी नहीं कि एक पानी 1 लीटर 10 लीटर शक्कर बोल दो, कहां से घुल जाएगी? नहीं घुलेगी ना। तो प्रत्येक विलयन की एक क्षमता है, और जब प्रत्येक विलयन की एक क्षमता होती है तो वो क्षमता कहलाती है अपना संतृप्तता। क्या कहलाती है? संतृप्तता। उसकी क्षमता ही संतृप्तता कहलाती है कि कोई विलयन में कितनी चीज घुल सकती है, जितनी चीज घुल सकती है वो संतृप्तता कहलाती है। देखिए, किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलेगा, जितना डाल दिया उससे ज्यादा घुल ही नहीं पा रहा, तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। उससे ज्यादा नहीं घुल सकता, विलेय पदार्थ नहीं घुलता है, तो सब क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। विलेय पदार्थ की मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। तो जितनी मात्रा उपस्थित है वो घुलनशीलता कहलाएगी। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो असंतृप्त विलयन कहलाएगा। संतृप्तता से कम है मतलब जितना घुल जाए उसमें पूरा, उससे कम है तो कहलाएगा क्या? असंतृप्त विलयन। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि कुछ और विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की और विधियां हैं, जैसे द्रव्यमान आयतन विधि या वो भार प्रतिशत विधि अपन पढ़ चुके कि विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा, ये तो है, विलायक की मात्रा इंटू 100 लगा दो तो परसेंट में निकल आएगी। मूलांश क्या कहलाता है? मूलांश कहलाता है कि विलेय पदार्थ में मूलों की संख्या, अणुओं के मूलों की संख्या, बटे कुल पदार्थ या कुल विलायक में अणुओं के मूलों की संख्या। जैसे हम मान लें कि कोई एक पदार्थ था ए में मूलों की संख्या n है, कोई पदार्थ था B, उसमें मूलों की संख्या है NB। तो जो अब मूलांश निकलेगा तो मूलांश एक बार A का निकलेगा, एक बार B का निकलेगा। अगर A का मूलांश निकालना है तो तरीका है Na बटे Na प्लस NB, और अगर B निकालना है तो तरीका है NB बटे Na प्लस NB। मतलब ये कह रहा है कि पदार्थ A में मूलों की संख्या बटे पदार्थ A में और पदार्थ B की में कुल मूलों की संख्या का अनुपात। इसको ध्यान, मूलरता क्या कहलाती है? मूलरता कहलाती है कि एक ही विलायक में विलायक को कम से कम 1 लीटर, तो 1 लीटर विलायक में उपस्थित मूलों की संख्या क्या कहलाती है? या एक ही विलेय पदार्थ में, वो एक ही पदार्थ होना चाहिए, तो एक ही विलेय पदार्थ में जिसमें 1 लीटर लिया हो तो उसमें उपस्थित मूलों की संख्या मूलरता कहलाती है। मूलरता क्या कहलाती है? जैसे वो कहते हैं कि कोई 1 किलोग्राम विलायक ले लो, 1 किलोग्राम विलायक ले लो, उस 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या, उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या क्या कहलाएगी? मूलरता कहलाएगी। तो ये मूलरता है, इसको ध्यान रखना यहाँ पे, और ये मूलरता है। मूलांश हो गया,
और द्रव्यमान प्रतिशत वालापन कर ही चुके हैं। तो ये कुछ अन्य विधियां हैं। और नदी को सांता निकालने की थी बिल्कुल इजी, कुछ नहीं करना, ऊपर जितने की सांता निकालना है 40 ग्राम नमक मिले है, टोटल नीचे कितना बनेगा 320 प्लस 40, क्योंकि परसेंटेज में निकालना तो 100 कर दो, 40/360 इंटू 100, तो ये 1/9, और 1/9 इंटू 100 ये आ जाएगा आपका 11 अब ये जो में से 1 बनती है 1/9, 11 1/9%। ठीक है, इसको ध्यान रखना, इस तरीके से निकाला जाएगा ये। निलंबन क्या है? देखिए निलंबन क्या है। निलंबन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। विलयन भी एक विलयन समांगी मिश्रण था और ये एक विषमांगी मिश्रण है। अब जब विषमांगी है तो आंखों से देखे जा सकेंगे, विषमांगी है तो फिर ये प्रकाश की कणों को फैला देंगे, प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होगा, शांत छोड़ देंगे तो जमीन में बैठ जाएंगे। निलंबन जब जमीन में बैठ जाएंगे तो अस्थायी हो जाएगा, छानने की विधि द्वारा पृथक किया जा सकता। अपन ने वहां पढ़ा था छानने की विधि द्वारा पृथक नहीं किया सकता, नीचे शांत नहीं बैठते विलयन के कण, विलयन स्थायी होता है, उनका मार्ग दृष्टिगोचर नहीं होता है, विलयन में प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाते हैं, कण आंख से नहीं देख सकते क्योंकि 1 नैनोमीटर के होते हैं विलयन में, यहाँ नहीं 1 नैनोमीटर के, और समांगी है। तो ये विलयन से इसके कंपैरिजन भी कर लिया अपन ने। आगे कोलाइडल, तो ये वो कहते हैं निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह समांगी होता है। तो ये है तो, लेकिन निलंबन का जो निलंबन और कोलाइडी थोड़ा सा अंतर है कि निलंबन के कण थोड़े बड़े होते हैं और कोलाइड के थोड़े से छोटे होते हैं। वो कहते हैं समांगी मिश्र प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में विलयन कैसा है? ये वाला विलयन विषमांगी मिश्रण है। आगे वो कहते हैं कोलाइडल कण छोटे आकार के कारण हमें आंखों से नहीं देख पाते, ये गुण है इनके, इसलिए प्रकाश की किरणों को आसानी से लेकिन फैला देते। आंखों से नहीं देख पाते लेकिन ये विशेषता होती है प्रकाश किरणों को फैला देते हैं। फैलाते हैं तो हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। टिंडल प्रभाव की खोज टिंडल वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश किरण आती है तो वहां हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। देखा होगा घर में हमने कई बार, कमरे में क्योंकि धूल के कण मौजूद होते हैं और कार्बन कण मौजूद होते हैं तो प्रकाश की किरणें फैल जाती। घने जंगल में भी सूर्य आच्छादन अगर किरणें गुजरती हैं तो वहां हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में भी छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइडी कणों के समान व्यवहार करते हैं। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। ये देखो, ये समांगी मिश्रण है और ये विषमांगी है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होगा, यहाँ प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। आगे ये सबसे इंपॉर्टेंट सारणी, इसको बहुत याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता, कोलाइडल में शायद उनका ना पूछे, निलंबन ना पूछे, विलयन ना पूछे, लेकिन ये पूछ सकते हैं यहाँ से आपसे। वो कहते परिचित व्यवस्था क्या है और परिक्षेपण माध्यम क्या है। एक चीज होगी जिसमें चीजें घुल जाएंगी, एक चीज कम होगी एक चीज ज्यादा होगी। ठीक है, परिक्षेपण माध्यम ज्यादा है और द्रव कम होगा, जैसे तब कोहरा बनता। पानी कम है, गैस ज्यादा होगी तो कोहरा बन जाएगा, बादल बन जाएंगे, कुहासा बन जाएगा। ठोस और गैस को मिलाएंगे तो एरोसोल बन जाएगा, गैस और द्रव को मिलाएंगे तो फोम बन जाएगा। द्रव को, ये इंपॉर्टेंट है, द्रव को मिलाएंगे तो क्या बनेगा भैया? इमल्सन। तो इमल्सन किसका उदाहरण है? कोलाइडल का। इमल्सन में कौन कौन आते हैं? दूध, फेस क्रीम आदि। ठोस और द्रव मिलेगा तो सॉल्व बनेगा भाई। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको अपन कहते हैं MgOH का होल ट्वाइस, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, कीचड़। गैस और ठोस मिलेगी तो फोम बनेगा भाई साहब, फोम, रबड़, स्पंज, प्यूमिस। द्रव और ठोस मिलेगा तो भाई साहब जेल बनेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना जेल वाले को। और जेल किसका उदाहरण है? कोलाइडल का। तो जेली, पनीर, मक्खन, इसमें पनीर मक्खन याद रखेंगे, जेल का उदाहरण। ठोस में ठोस मिलाओगे तो ठोस जल मिलेगा, रंगीन पत्थर मिलेगा, दूध या कांच मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। एरोसोल कौन है? ये दोनों एरोसोल के उदाहरण। तो ये एरोसोल में इकट्ठा एक बार पढ़ लो। ठीक है, धुआं हो गया, वाहन करने कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है वो। ठीक है, इमल्सन का किसका उदाहरण है? इमल्सन याद रख लो इसमें। इमल्सन दूध और फेस क्रीम याद रखना है। फोम में शेविंग क्रीम याद रखनी है। फोम में एक और चीज है, फोम खुद है, रबड़ है, स्पंज है, प्यूमिस है, ये सारी चीजें।
जेल में जेली, पनीर, मक्खन, ठोस जल में रंगीन पत्थर, दूधिया कांच। ये बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा और याद रखेंगे। ये नहीं पूछेंगे कौन सा किसमें परिचित माध्यम है, नहीं, ये पूछेंगे इनमें से कौन सा कोलाइडल का उदाहरण है, और ये पूछ सकते एरोसोल का निम्न में से कौन सा उदाहरण है, इमल्सन का निम्न में से कौन सा उदाहरण है, फोम का कौन सा उदाहरण है, जेल का कौन सा उदाहरण है। तो इनको हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ गुणधर्म है, मतलब कुछ विशेषताएं हैं कोलाइडल की कि ये बिस्मांगी मिश्रण है। आकार इतना छोटा है कि आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन प्रकाशीय किरणों को फैला देते हैं, लेकिन इतने बड़े होते हैं कि प्रकाशीय किरणों को फैला देते हैं। और मार्ग कैसा होता है, दृष्टिगोचर। शांत छोड़ देते हैं तो तभी जमीन में बढ़ जाते हैं, इसलिए स्थायी होते हैं। छानन विधि द्वारा पृथक नहीं किया सकते, किंतु विशेष विधि द्वारा किए जा सकते। कोलाइडी विलयन परिक्षेप्त पूर्वस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। कोलाइडी विलयन विलेय पदार्थ की तरह एक घटक या परिक्षिप्त कण। विलेय पदार्थ तो जो कम मात्रा में होता है वो परिक्षिप्त कण होता है, जो कोलाइडल रूप में रहता है। परिक्षिप्त प्रावस्था क्या कहलाती है, जिसमें घुलता है कोई चीज, वो परिक्षिप्त अवस्था कहलाती है। परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। ठीक है, कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम, ठोस द्रव गैस की अवस्था और परिचित अवस्था के अनुसार वर्गीकृत किया सकता है। तो सारणी हमने यहाँ पे आपकी लगा दी। ठीक है, और ये हमने आपको पहले बता दिया है। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, ये हमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन और देखने। तो देखो, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सरल है। कैसे समझेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, देखो पढ़ते हैं पढ़ते चलते हैं। शुद्ध पदार्थ मिश्रण में अंतर को समझने के लिए सबसे पहले भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बीच का अंतर समझना होगा। पिछले अध्याय में हमने भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया। इस बार हम जो है जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रव्यनांक, क्वथनांक, भौतिक गुण कहा जाता है। अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में परिवर्तन किए बिना होते। इनकी रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं, लेकिन ये भिन्न भिन्न होने भी भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन रासायनिक रूप से समान होते हैं। जल, खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म अलग अलग हैं। इनकी गंध, ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं तेल हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझा देता है। तेल का रासायनिक गुण है जल से इतने अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरी क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है। हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? ठीक है, तो मतलब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन ध्यान रखना। जैसे देखो, जैसे हमने आपसे कह दिया कि मोमबत्ती जल रही है, तो मोमबत्ती जल रही है तो उसका संगठन परिवर्तन हो रहा। तो जहां जल रहा है तो जलने पे क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद उसका संगठन परिवर्तन हो जाएगा, तो वो कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। और मोमबत्ती जो अपना आकार बदल रही है तो वो कहलाएगी भौतिक परिवर्तन। ठीक है, जैसे कि लकड़ी कोई या पेड़ को काट दे, लकड़ी का काटना या पेड़ का काटना जाएगा तुम्हारा भौतिक परिवर्तन। कैसे जाएगा, भौतिक परिवर्तन। और लकड़ी को जलाना, क्योंकि जलाएंगे तो राख बन जाएगी, संगठन चेंज हो जाएगा, वो कहलाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। तो याद रखना, भौतिक परिवर्तन में उसकी अवस्था चेंज होती है, आकार चेंज होगा, आकृति चेंज होती है। लकड़ी जब, और रासायनिक परिवर्तन उसका रासायनिक संगठन चेंज होता है। क्या चेंज होता है, रासायनिक संगठन चेंज होता है। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं तत्व की और योग की। शुद्ध पदार्थ की ये दोनों प्रकार है। जो तत्व शब्द है, सबसे पहले रॉबर्ट वाल वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1661 में, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। फिर उसके फ्रांस के रसायन वैज्ञानिक एंटोनियो लॉरेंट लवाजिए 1743 से 94 ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा दी, जिसके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है, इसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, तत्व कहलाते हैं। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु या उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातु में कुछ अंतर है, ये अंतर याद रखना है। जिस धातु में क्या है, प्राय चमकीली होती है, चांदी जैसी सफेद, सोने की तरह पीली। ये ताप के और विद्युत के सुचालक होते हैं, याद रखना इस पॉइंट को। धातु में तन होती है, तन मतलब होता है तार के रूप में खींचते, बड़े बड़े तार बनाए, जैसे
चांदी के तार खिंच जाते। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता का मतलब होता है ना पीट पीट कर महीन चादर बनाना। तो आघात वर्धनीयता कहलाता चादर बनाना और तन्यता कहलाता तार बनाना। ये प्रतिध्वनि पूर्ति, आवाज आती है पीटने पर। ठीक है, आगे प्रतिध्वनि होते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम जैसे कि उदाहरण दे दिया, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि। पारा धातु है भाई, चले याद रखना, लेकिन फिर भी धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर क्या है, द्रव्य। अन्य भी चीजें बहुत सारी हैं, वो भी पढ़ेंगे, वो भी देखेंगे। अधातु, अधातुएं क्या होती है, ये विभिन्न रंग की होती है, ताप और विद्युत की कुचालक होती है, चमकीली होती, प्रतिध्वनिपूर्ण होती, आघात वर्धनीयता नहीं होती। मतलब सॉरी, चमकीली नहीं होती, प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होती और आघात वर्धनीयता नहीं होती। ठीक है, तन्य नहीं होती मतलब भंगुर होती। तो आघात वर्धनीयता और तन्यता गुण नहीं आ रहा, मतलब कौन सा गुण आ रहा, भंगुर, मतलब पीटेंगे तो बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन आदि अधातुओं के उदाहरण। कुछ तत्व धातु और धातु दोनों के बीच के हैं, जैसे कि उन्हें उपधातु कहते हैं। मतलब जो धातु और धातु दोनों के गुण प्रदर्शित करें उन्हें क्या कहते हैं, उपधातु। जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि उदाहरण। ठीक है, आगे जैसे कि अब तत्वों के बारे में बता दिया। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है, तो अपन ने पता है कि 118 तत्व, 92 प्राकृतिक हैं। ठीक है, 92 कितने हैं प्राकृतिक, लेकिन अब 94 हो गए, 94 प्राकृतिक है। शेष मानव निर्मित है। एनसीईआरटी में यहाँ 92 है पर 94 है। ठीक है, अधिकतर तत्व ठोस हैं। वो कह रहे 11 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के ताप पर गैस हैं, 2 तत्व ऐसे हैं जो पारा और ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव है। गैलियम सीजियम कमरे के ताप पर कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। ठीक है, कमरे के ताप से थोड़ा बढ़ाएंगे तो द्रव अवस्था ले लेंगे। को याद रखना, यौगिक क्या है, यौगिक वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों की नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। ठीक है, और 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो क्या मिलते हैं, यौगिक मिलता है। जैसे समूहिक, जब तब अवसरणी पढ़ेंगे तो प्राकृतिक गैस हाइड्रोजन है, या रंगीन है, याद रखेंगे, गंधहीन है, ज्वलनशील है, इसकी ज्वलनशीलता कक्षा में ना करोगे। समूह 2 से प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S, ये रंगीन है, गंधे सड़े अंडे जैसी आती। उन्होंने पाया कि दोनों समूहों द्वारा प्राप्त पदार्थ विभिन्न गुणों को दर्शाते हैं। यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे, क्रिया फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि समूह 2 में रासायनिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। हाँ, मिश्रण वो कह रहे हैं उन गुणों को मिली तत्वों के गुणों के समान। तो याद रखेंगे मिश्रण और इसमें अंतर भी याद रख लो। यौगिक तत्व तथा यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए योग का निर्माण नहीं करते। मतलब मिश्रण कोई नए योग का निर्माण नहीं करेंगे, तत्व यौगिक मिलकर बनेगा, तत्व क्रिया करके नए योग का निर्माण करते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, तत्वों का संगठन परिवर्तनीय होता है, सदैव स्थायी होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। घटकों को भौतिक विधि द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, घटकों को केवल रासायनिक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। इस चीज को याद रखना भाई साहब। ठीक है, तो हमें इस तरीके से ये पूरा चैप्टर जो है कवर करना है। ये बाद में हमने इसको दे दिया है, तो आप इसको देख लीजिएगा, इसको कुछ है नहीं करना। तो इस तरीके से लेसन 2 पूरा हो जाएगा। हमें पूरी लाइन बाय लाइन कवर करना है और जो इम्पोर्टेंट है वो लिखते चलना है। तो ये लेसन 2 आपका यहाँ पे समाप्त होता है और जो अगला नेक्स्ट आएगा वो लेसन 3 पे आ जाएगा। ठीक है, इसको टाइम लगाएंगे धीरे धीरे करके, 2-2 दिन में, 1-1 2 दिन में हम इसको कवर कर ले जाएंगे। 15-20 दिनों में इसको परमानेंटली पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी इसको लाइक करें, अगर पसंद आता है तो शेयर भी कर दें। ठीक है, सहयोग करें, सपोर्ट करें, तो हम सारी चीजों को धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे। और सभी प्रकार के एग्जाम के लिए उपयोगी आप देखेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टेक केयर, पढ़ते रहिए।